Good morning, students. Today we are discussing on the topic of conflict management. बच्चे ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में आपको जनरली इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट refers to the difference of opinion between two or more persons or groups in an organization. तो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली हम किसको बोल रहे हैं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के ओपिनियंस आपस में मैच नहीं करते तो उनके बीच में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, ठीक है। और बिटवीन टू और मोर पर्सनस, तो जनरली हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि जनरली जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो टू और मोर पर्सनस आर रिक्वायर्ड फॉर दैट, कि दो पर्सनस मिनिमम, मतलब टू पर्सनस तो कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए चाहिए, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है बेसिकली हम क्या कहते हैं? इट इज़ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू पार्टीज। It can be considered as an expression of aggression, negative attitude and misunderstanding. तो कॉन्फ्लिक्ट जो है बेसिकली हमारे लिए एक अग्रेसिव सिचुएशन अराइज करता है, नेगेटिव एटीट्यूड्स इसके अंदर होते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो अराइज होती हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट देखो बेटा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम नॉर्मल वैसे बात करें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं। उन लोगों को देखो आपस में ओपिनियंस, वैरायटी ऑफ पर्सन्स होते हैं। वैरायटी ऑफ पर्सन्स के अलग अलग जो है हम कह सकते हैं उनका एटीट्यूड अलग होता है, पर्सनैलिटी अलग है, उनका सोचने का तरीका दैट इज़ परसेप्शन वो अलग है। अब देखो उनके जब सब कुछ अलग है तो हम ये भी कहेंगे कि उनका बिहेवियर अलग होगा, उनका ओपिनियन अलग होगा। अब ओपिनियंस जब मैच नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाएगी। इसके बाद हमारा आता है फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फीचर्स भी कह सकते हो आप इसको, नेचर भी कह सकते हो और करेक्टरिस्टिक्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फीलिंग इज़ मस्ट। तो फीलिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए, फील करवाना बहुत ज़रूरी है। द प्रेजेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन शुड बी नोन टू बोथ द पार्टीज़, कि दोनों पार्टीज़ को पता हो कि अब कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। अगर मान लो किसी भी एक पार्टी को नहीं पता होता तो उसको हम क्या, कॉन्फ्लिक्ट का नाम नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ए और बी दो पर्सन्स हैं, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज हो गई, लेकिन ए ने बी को वो सिचुएशन जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फील नहीं करवाया मतलब अपने इंटरनली ही उसने अपने जो बात थी, जो सिचुएशन थी वो अपने मन में ही रखी, उसने बी को एक्सप्रेस नहीं किया। जब तक ए बी को एक्सप्रेस नहीं करेगा तब तक वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फील करवाना बहुत ज़रूरी है, तभी कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर आप किसी को फील नहीं करवाते हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं माना जाता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेस्ड ऑन इश्यूज़। देखो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, जब तक कोई इशू नहीं होगा तब तक कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मतलब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई इशू तो रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली हम कहते हैं इशू जो है वो कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई गोल्स को लेके हो सकता है, कोई वैल्यूज़ को लेके हो सकता है, किसी मेथड को लेके हो सकता है, किसी सिस्टम को लेके हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई इशू ज़रूर होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अभी तक तो देखो हम सबको ऐसा लगता है, नाम सुनते ही लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं और इसके साथ साथ नेगेटिव तो हमें पता ही है कि कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव होते हैं। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं और कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। अब पॉजिटिव रिजल्ट्स देखो कैसे देते हैं। मान लो बहुत सारे लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज़ से अपना ओपिनियन मांगा किसी डिसीज़न लेने के लिए। एम्प्लॉय ने अपना ओपिनियन दिया। ओपिनियंस नो डाउट ऑब्वियसली जो है वो ओपिनियंस उनके मैच नहीं किए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे। अब इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे तो हमें पता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को हम कॉन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं। अब उन ओपिनियंस में से मैनेजर को जो ओपिनियन उसको, जो अल्टरनेटिव उसको बेस्ट लगा, उसने वो चूज़ किया और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीज़न ले लिया।
अब देखो इस जो उसे बेस्ट अल्टरनेटिव लगा उससे क्या हुआ, प्रॉपर डिसीजन लिया गया, अफेक्टिव डिसीजन लिया गया जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हुई, या फिर हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़रूरी था, या फिर हम कहें डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस फाइंड करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ इसी पे ही निर्भर करती थी। इसके साथ हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो नेगेटिव होते हैं, ये तो हम सबको ही पता है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं अगर एक्सटेंड हो जाए, सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो वो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। जैसे कि कोई स्ट्राइक्स हो गई, ठीक है, कोई लॉकआउट्स हो गए, तो दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स। तो कॉन्फ्लिक्ट्स के देखो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे हमारा होता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जब पर्सन के अंदर ही होता है। देखो अभी तक मैंने एक वर्ड आपको याद होगा लगाया था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनरली 2 और मोर देन 2 पर्सन्स के बीच में होता है, लेकिन अब यहाँ पे उस जनरली का मीनिंग आपको क्लियर कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 2 पर्सन्स ही चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक पर्सन के बीच में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लो जैसे एक पर्सन है, उसने कोई प्रोडक्ट बाय करना है, ठीक है, अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 ब्रांड हैं सपोज, वो उसे समझ नहीं आ रहा, वो कंफ्यूजन में है, डाउट में है कि वो एक ए ब्रांड खरीदे या बी ब्रांड की तरफ प्रेफर करे। तो वो डाउट्स और कन्फ्यूज़न जो है वो उसके माइंड के अंदर है, वो बेसिकली उसको कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में डाल रहा है। जो डाउट्स और कन्फ्यूज़न है, ऐसे ही कन्फ्यूज़न और डाउट्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, इंट्रापर्सनल। मतलब एक पर्सन के अंदर ही वो कॉन्फ्लिक्ट है, और वो डाउट्स बेसिकली यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कन्फ्यूज़न, डाउट, जो उसको एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज कर रहा है। तो इंट्रापर्सनल हो सकता है, हमने कहा इंटरपर्सनल हो सकता है, 2 पर्सन्स के बीच में हो सकता है। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, एक ही ग्रुप के मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इंटर ग्रुप, दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आपका नीड नॉट बिटवीन 2 पार्टीज़। ये अभी आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है 2 पार्टीज़, जनरली 2 पार्टीज़ होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। एक पर्सन के जो है वो इंटरनल भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन राइज हो सकती है, जिसको हमने नाम दिया कन्फ्यूज़न और डाउट्स। लास्ट पॉइंट है आपका इनएविटेबल फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल फैक्टर है। आप जितना मर्जी अवॉइड कर लो कॉन्फ्लिक्ट, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। उसका रीज़न क्या है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पर्सन्स काम करते हैं। अब जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं वो वैरायटी ऑफ पर्सन्स हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग उनकी परसेप्शन है, उनकी पर्सनैलिटी, उनके सोचने का तरीका, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर सब डिफरेंट है। तो ऑफ कोर्स उनका जो ओपिनियंस होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। अब ओपिनियंस डिफरेंट हैं तो इट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट जो है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस अराइज होंगी। तो हम इसको जो अनअवॉइडेबल कह रहे हैं, मतलब इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। स्टेजेस कह दो चाहे प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कह दो, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए सेम है। तो ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है हमारा लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट से। लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट हमारी फर्स्ट स्टेज है कॉन्फ्लिक्ट की। इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखो कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि एक प्लांट है, वो प्लांट बनने के लिए एक सीड की ज़रूरत होती है। सबसे पहले सीड जो है वो सॉइल में डाला जाता है, तभी प्लांट ग्रो करता है। इसी तरह ही एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक सिचुएशन की ज़रूरत होती है। पहले कोई सिचुएशन अराइज होगी, कोई इशू अराइज होगा, उसी के बेस पे आगे फर्दर कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट में देखो एक्चुअल अभी कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन एक सिचुएशन आ गई, एक इशू आ गया जिससे जो है आगे फर्दर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की सैलरी को कट कर लेना। एम्प्लॉयर मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट कर देता है, कोई प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिलना, तो ये कुछ भी सिचुएशन अराइज हो सकती है।
सेकेंड हमारी स्टेज है परसीव्ड कन्फ्लिक्ट। परसीव्ड कन्फ्लिक्ट में देखो, जिस पार्टी जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको वो परसीव करता है कि कोई सिचुएशन उसके अगेंस्ट गई है। देखो, जब सिचुएशन अगर फेवर में होगी फिर तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब सिचुएशन अगेंस्ट में जाएगी, तो वो उसे परसीव होता है, वो एक परसीव करता है एनवायरनमेंट को जज करके, एनवायरनमेंट को एनालाइज करके, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, कुछ ना कुछ उसके सिचुएशन जो है वो उसके अगेंस्ट गई है। तो इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी अभी परसीव कर रही है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। थर्ड हमारा स्टेज है दैट इज़ फेल्ट कन्फ्लिक्ट। फेल्ट कन्फ्लिक्ट में क्या होता है? बेसिकली दोनों पार्टीज़, यहाँ हम दोनों पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, दोनों पार्टीज़ फील करना शुरू कर देती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉन्फ्लिक्ट जो एक दूसरे को कह सकते हो आप कि एक दूसरे को फील करवाते हैं बेसिकली कि हम कॉन्फ्लिक्ट में हैं। अब यहाँ पे देखो, फील करवाने का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को अंदर ही अंदर, अभी कॉन्फ्लिक्ट उनके बाहर नहीं आया है, ये बेसिकली वो स्टेज है जो इंटरनली है, अंदर ही अंदर है, उनके दोनों के मन में चल रहा है कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दो पार्टीज़ हैं ए और बी। ए के मन में भी है कि वो बी जो है वो उसके अपोजिट पार्टी है, और बी के मन में भी है कि ए जो है वो उसके अपोजिट पार्टी है। लेकिन अभी ए और बी ने, दोनों पार्टीज़ ने आपस में खुल के एक्सप्रेस नहीं किया, तो दैट इज़ द स्टेज ऑफ फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट की फील करवाया जाता है कि दोनों पार्टीज़ अपोजिट में हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है आपकी मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में बेसिकली क्या होता है? वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है जो इंटरनली उन दोनों के माइंड्स में, उनके अंदर चल रहा होता है, वो बाहर निकल कर आता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्राइम सिचुएशन पे बेसिकली हो जाता है। तो इस टाइम पे दोनों पार्टीज़ जो होती है वो एक दूसरे से फेस टू फेस, आप कह सकते हो, प्रिपेयर्ड होती हैं दोनों पार्टीज़ कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। बेसिकली इसके अंदर जो है कोई देखो, अब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसको ख़त्म तो करना ही है। अगर ख़त्म नहीं होगा तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो उस आउट ऑफ कंट्रोल को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रेटजीज लगाई जाती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। ये स्ट्रेटजीज कुछ भी हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोलैबोरेटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें दोनों पार्टीज़ कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे को। कंपीटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, अकोमोडेटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, कॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, कोई अवॉइडेंस स्ट्रेटजी हो सकती है। तो ये आगे हम फर्दर इन चीज़ों को फिर से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रेटजी जो है, इन जो मैंने अभी नाम लिए, इनमें से कोई भी स्ट्रेटजी लगाकर कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाता है। इसके बाद हमारा है कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ। कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ में देखो क्या होता है, रेजोल्यूशन की कोई स्ट्रेटजी लगा दी, उस स्ट्रेटजी लगाने के बाद जो है या तो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा, अगर ख़त्म हो गया, रिजॉल्व हो गया, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो गया। या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा, प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं होगा, तो उस केस में देखो वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो टाइमली जो है वो ख़त्म हो जाने चाहिए, कंट्रोल्ड होने चाहिए, ताकि सिचुएशंस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, या फिर हम इसको प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।